अगर किसी को बेमौसम की बहुत सी चीजें देखना हो तो वो कुछ दिन आकर जबलपुर में रहे और फिर बेमौसम की बहार देखे। बेमौसम का पानी तो जबलपुर में बहुत ही ज्यादा बरसता है। माघ महीने की एक रात की बात है। सर्दी बहुत जोर की थी और साथ ही साथ थी खूब तेज हवा, जो तीर की तरह हृदय को बेधती हुई जान पड़ती थी। बादल तो इधर कई दिनों से थे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाया करती थी, किंतु आज शाम को तेज तूफानी हवा के साथ जो पानी बरसा था वो बरसात के दिनों की याद दिला रहा था। इस समय पानी तो बंद था, परंतु बिजली की कड़कना, बादलों का गरजना और हवा का तूफान उसी तेजी पर था जैसे शाम को था। इस समय वही मौसम था जिसमें मैं बहुत घबराती हूँ। ऐसे आंधी, पानी और तूफान में मुझे डर भी बहुत लगता है। कोई विश्वास न करेगा, पर मैं सच कहती हूँ, जब ऐसा अंधड़ उठता है और मेरे बच्चे घर से बाहर रहते हैं, तब मेरे मन में यही आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि इस आंधी में मेरा बच्चा कहीं उड़ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं घबराती हूँ। कोई काम नहीं कर सकती, कुछ लिख पढ़ नहीं सकती, यहाँ तक कि एक जगह बैठी भी नहीं रह सकती। एक अजीब तरह की बेचैनी बनी रहती है और जब तक बच्चे लौट कर नहीं आते वो शांत नहीं होती। हाँ, तो मैं माघ महीने की एक तूफानी रात की बात कह रही थी। शाम से ही आंधी पानी का जोर था। मेरी आंखों की नींद और बच्चों की याद, दोनों में होड़ तो रोज ही लगी रहती थी और प्रायः यही होता भी था कि नींद के सामने बच्चों की याद ही विजयी हुआ करती थी। ऐसे मौसम में तो मुझे वैसे ही नींद कम आती है, फिर जब बच्चों की याद आ रही हो तो नींद भला कैसे आ सकती है। जब बादल बहुत जोर से गरजते और बिजली कड़कती तो मेरी आंखों के सामने महीनों पहले का एक दृश्य आ जाता। बरामदे में एक तरफ मेरा पलंग और उसी से सटी हुई मेरे नन्हे की खाट। जहां बादल गरजे, बिजली चमकी और मेरे नन्हे ने पुकारा, अम्मा, बादल तो बहुत जोर से गरजते हैं, मुझे डर लगता है। माँ, तुम अपना हाथ मेरी खाट पर रख दो तो मैं सो जाऊं। मेरा नन्हा आज इस समय भी वहीं कहीं सोया होगा। बादलों की तड़प से उसकी नींद आज भी खुल गई होगी और वो डरा भी होगा। उसे रात में शायद याद न रही हो और उसने माँ कह के पुकारा भी होगा, परंतु एक ही शहर में रहकर उसमें और उसकी माँ में कितना अधिक अंतर है। मेरे हृदय में प्रबल वेग के साथ एक तूफान सा उठा। मैं फिर बैठ न सकी, उठकर टहलने लगी। इसी समय मुझे बाहर बरामदे में किसी मनुष्य की छाया सी दिखी। मैं कुछ घबराई और डरी। फिर तुरंत ही ध्यान में आया कि ये तो जेल है, यहाँ चोर कहाँ से आ सकेगा। सीगजों के पास जाकर पूछा, कौन है बाहर? मैं हूँ बहन जी, उत्तर मिला। मैंने देखा बाहर बरामदे में जाली से सटी हुई सुभागी खड़ी है। मैं उसके बहुत पास तक चली गई और मुझे ऐसा जान पड़ा कि सुभागी रो रही है। मैंने कहा, सुभागी, इतनी रात को तुम सर्दी में क्यों अकेली खड़ी हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ क्या होगी बहन जी, सुभागी बोली। उसका स्वर कांप रहा था। ऐसा लगता था कि अपने अंतर से उठते हुए किसी प्रबल आवेग को दबा रही है। नींद नहीं आती है, आप भी तो नहीं सो रही हैं, यही मैं देख रही थी। सुभागी ने अपने वाक्य को पूरा किया। मैंने कहा, मेरे न सोने का कारण है सुभागी। मैं छोटे बच्चों को छोड़ कर आई हूँ। उनके पिता भी जेल में हैं और मैं भी हूँ। मुझे उनकी याद में रात दिन भर नींद नहीं आती। पर तुम क्यों नहीं सोई सुभागी? मेरा भी एक बच्चा है बहन जी, सुभागी ने कहा और एक गहरी सांस के साथ चुप हो गई। मैंने कहा, तुम्हारा भी बच्चा है? पर कोई ना कोई तो उसे देखने वाला होगा ना। मेरे बच्चे तो अकेले हैं, इसलिए मुझे इतनी फिक्र रहती है। उसे देखने वाले भगवान को छोड़कर और कोई नहीं है बहन जी। कोई होता तो इतनी बेचैनी न रहती, सुभागी ने कहा और उसकी आंखें सजल हो उठी। मैंने पूछा, बच्चे का पिता कहाँ है? जेल में, सुभागी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और चुप हो गई। मुझे सुभागी पर कुछ क्रोध सा आ चला था। सोच रही थी कि जब उसका पति जेल में था ही तो आखिर ये क्यों बच्चे को बिल्कुल छोड़कर चली आई। बच्चे के प्रति भी तो इसका कुछ कर्तव्य है। माना कि इस प्रवाह में बह गई, पर तब क्या बच्चे को बिल्कुल भूल गई थी और अब रात खड़े खड़े बिताया करती है? मैंने रूखे स्वर में पूछा।
जब तुम्हारा पति जेल में था और तुम्हारे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था, तब तुम्हें जेल आने की क्या पड़ी थी? तुम्हारे एक के आने न आने से क्या फर्क पड़ जाता? मैं अपने मन से नहीं आई, मुझे तो जबरन पकड़ लाए हैं, सुभागी ने बतलाया। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखकर पूछा, तुम क्या बहुत दिनों से कांग्रेस का काम करती हो? सुभागी बोली, नहीं बहन जी, मैंने कभी कांग्रेस का काम नहीं किया और मैं इन बातों को समझती भी नहीं। मेरा आश्चर्य अब बढ़ चला। मैंने पूछा, फिर तुम्हें पकड़ा कैसे है? सुभागी ने कहा, कैसे पकड़ा? क्या कहूँ बहन जी, बात यह थी कि मेरे पति और थानेदार से एक बार किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। तब से वो अदावत मानता था और इसी से आंदोलन के उठते ही उसने उन्हें पकड़वा दिया। अब घर में थी मैं अकेली और वही 9 साल का मेरा बच्चा। थानेदार आचरण का अच्छा नहीं है। उन्हें जेल भेजकर वो मेरे पास आया, कहने लगा, तुम्हारे आदमी को पकड़ ले जाने का मुझे दुख है, पर हमको तो हुक्म की तामील करनी ही पड़ती है। जैसा ऊपर से हुक्म आया किया। पर सुभागी, तुम किसी तरह तकलीफ ना उठाना। रुपए पैसे से मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। जब तुम्हें कुछ ज़रूरत हो घर पर आ जाना या कहलवा भेजना, मैं खुद चलाऊंगा। बहन जी, उसकी इस बात का अर्थ मैं समझती थी। मैंने कहा, अब आबरू न बचेगी। ये किसी समय भी आकर मेरा पानी उतार सकता है। अपने पास पड़ोस वालों से सलाह की। सबने कहा कि मेरा कहना तो ठीक है, परंतु सब कुछ जानकर भी वे लोग थानेदार के विरुद्ध एक शब्द ना कहेंगे और मेरी कुछ सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि थानेदार किसी को भी संदेह पर ही पकड़कर जेल भेज सकता है। उसे अधिकार है, फिर बिना मतलब कोई क्यों जेल जाए। और सबकी राय हुई कि मैं गांव छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊं। शाम को थानेदार का आदमी मुझे बुलाने आया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर वो बहुत चिढ़ गया। उसने मुझे धमकी दिलवाई कि यदि मैं उसकी बात न मानूंगी तो मुझे पछताना पड़ेगा। मैं सब बात के लिए तैयार थी, पर आबरू नहीं बेचना चाहती थी। उसी रात मैं बच्चे को लेकर गांव छोड़कर चली आई और बहन जी, सवेरे यहाँ के स्टेशन पर उतरते ही पकड़ ली गई। कुछ पर्चे ना जाने कहाँ से मेरी पोटली में रख दिए गए थे। उनका कहना था कि मैं उन पर्चों को बांटती फिरती थी। मेरा रम्मू रोने लगा। मैंने कहा, इसे अकेला कहाँ छोड़ूंगी, इसे भी मेरे साथ ले चलो। पर वो मेरी कब सुनते थे। रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती मुझसे अलग करके लॉरी पर बिठा के लाए और बंद कर दिया। तब से 2 महीने हो गए। बच्चे की कोई खबर नहीं है। जब पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, तब जी और भी व्याकुल हो उठता है। कहाँ सोया होगा, क्या खाया पिया होगा उसने। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है और गांव वाले तो थानेदार के डर के मारे उसे अपनी छाया भी न छूने देंगे। उसके बाद बहन जी, एक दिन दफ्तर में मजिस्ट्रेट ने बुलवाया। वहाँ वही थानेदार भी था। मुझसे कहा कि तुम ये कह दो, आगे से कोई भी कांग्रेस का काम न करोगी और थानेदार साहब के कहने में रहोगी तो तुम्हें छोड़ देते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं छूटना है। बहन जी, वैसे तो मैं कभी कांग्रेस का काम नहीं करती, पर ये तो माफ़ी मांगना हो जाता ना, और इससे कांग्रेस की बदनामी होती। फिर छूट कर भी तो उसी पिशाच थानेदार के चंगुल में फंस जाती। इसलिए ये कह के कि मुझे छूटना नहीं है, चली आई। पर बच्चे की ममता है, रात दिन अंदर एक आग सी लगी रहती है। उसका कहीं से कुछ पता मिल जाता, पर पता कहाँ से मिलेगा। ये तो जेल है, वो कहाँ गया होगा। और सुभागी का भरा हुआ हृदय जैसे फूट पड़ने के लिए आतुर हो उठा। वो फिर रो पड़ी। मेरे पास सुभागी को सांत्वना देने के लिए शब्द न थे। उसका दुख कितना तीव्र है, उसकी कहानी कितनी करुण है, उसे क्या कह के समझाऊं। बच्चों के लिए हृदय कितना व्याकुल रहता है, ये मैं जानती हूँ। फिर भला सुभागी को, जिसका बच्चा स्टेशन पर जबरदस्ती उससे अलग कर दिया जाता है, मैं क्या कह के समझाती। ये सोच ही रही थी कि मेरी बच्ची ने मुझे जागकर पुकारा और बिना कुछ कहे ही मैं उठकर अंदर बच्ची के पास चली गई। उसी प्रातःकाल 11 बजे मैं टाँके पर नहाने गई। नहाकर कपड़े धो रही थी कि तभी सुभागी भी आई। वही मुरझाया सा चेहरा और बुझी बुझी सी आंखें। मेरा हृदय सुभागी के दुख से दबा सा जा रहा था। मैं उसकी तरफ देख भी ना सकी कि इतने में ही जमादारी ने लाकर मुझे एक पत्र दिया। पत्र मेरे बच्चों का था और कपड़ा धोना भूलकर मैं पत्र पढ़ने लगी। पत्र समाप्त करते करते मेरे एक बच्चे ने लिखा था, अम्मा, हम लोग छोटे छोटे हैं तो हमने एक छोटा सा नौकर भी रखा है, और तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस लड़के के माता पिता भी इसी आंदोलन में पकड़े जाकर जेल जीवन बिता रहे हैं। इसका नाम रम्मू है।
अच्छा सा लड़का है माँ, और हम लोग उससे नौकरों सरीखा बर्ताव भी नहीं करते, उसे पढ़ाते लिखाते भी हैं। पिता की गिरफ्तारी के बाद माँ के साथ शहर नौकरी करने आया था। स्टेशन पर ही उसकी माँ पकड़ ली गई। तब से कई जगह नौकरी करने के बाद अब हमारे घर पर आया है और उसे यहाँ अच्छा लगता है। कहता है कि अपने माता पिता के छूटने तक वो हम लोगों के पास ही रहेगा। क्या कोई इस तरह के लड़के की माँ तुम्हारे जेल में है माँ? पास ही नहाती हुई सुभागी से मैंने पूछा। तुम्हारे लड़के का नाम क्या है सुभागी? नाम तो उसका रामलाल है, पर रम्मू रम्मू कह के पुकारते हैं सब लोग, सुभागी ने बतलाया। हर्षा तिरेक में मेरी आंखें सजल हो गईं। मैंने कहा, सुभागी, अपने बच्चे का समाचार सुन लो। और बच्चों की चिट्ठी का वो अंश जिसमें उन्होंने अपने छोटे से नौकर के विषय में लिखा था पढ़कर सुनाया। सुभागी को जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उसने मेरे पैर छू लिए। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटू का अफसाना आंखें। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पैहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अजीज़ को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम अज़ कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफिरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते, निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुर्का पहने हुई थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी ना छोटी, स्याह थी ना भूरी, नीली थी ना सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कह चला, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकाने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मशरूफ़ हैं। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज़ो तुंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूँ।
डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उसकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़ी जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे मुझसे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा, अपनी छातियों पर जो काफ़ी बड़ी थी दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज़ पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा? डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। उसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात पर यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथ ही लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डों पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे पर बिठाया तो मुझे महसूस हुआ मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोश्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन उसकी आंखें जो बिल्कुल साबित और सालिम थीं, जिसमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कि कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कुंग दाइस हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज़्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी बेहद पुरकशिश थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज़ थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खूब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और उसके बालों की एक लट जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दी। उसने बुरा नहीं माना। मैंने और जसारत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजाहमत नहीं की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया। उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूली से ज़्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे इसलिए ज़ोर से धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था और जी चाहता था मेरा कि उसे अपने जानू पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद उसका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबो गरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा। कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है? अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहय्यर था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती?
बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता।